हे गाइस, वेलकम टू वेदांतुज ओलंपियाड स्कूल। तो क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। उम्मीद करूंगा आप अपने घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। और बच्चों, पूरा इंडिया इस टाइम पे प्रिवेंशंस और प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है। ठीक है, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि इट कुड बी पॉसिबल कि इंडिया के अंदर सेकेंड वेव भी आ सकती है। तो प्लीज़ घर पे सेफ रहिए, क्योंकि अगर आप हल्का सा भी बीमार होते हैं तो पेरेंट्स को भी चिंता होगी और आपका लॉस भी हो जाएगा। और जैसे कि एग्जाम्स पास में आ रहे हैं तो रेस और भी स्ट्रांग होती चली जा रही है, फाइट और भी टफ होती चली जा रही है। तो चलिए, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका फिजिक्स टीचर रोहित गर्ग, हमारी इस अमेजिंग सीरीज के अंदर जिसका नाम है अमेजिंग फिजिक्स। और जैसे कि बच्चों, हमारा जो IOQJS एग्जाम है जो कि 17 जनवरी को प्लान हुआ है, उसको उस डेट पास आती चली जा रही है। जैसे जैसे वो डेट पास आती चली जा रही है वैसे वैसे कंटेंटर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए जो इंटरेस्टेड है इस एग्जाम को देने के लिए और जो अपना और माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, प्लस वो एक एडवांटेज लेना चाहते हैं +1 और +2 के लिए भी, तो उसके लिए हम एक क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं जो कि 16 नवंबर से स्टार्ट होना है। ठीक है, आई नो पहले ये डेट 9 नवंबर थी, ड्यू टू सम रीजंस नाउ इट हैज बीन प्लान फ्रॉम 16 नवंबर, एंड यस, ये प्लान हो चुका है। अब इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे कि आपको पता है, इसके अंदर हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड फिजिक्स सभी डील करेंगे। ठीक है, और साथ में एक एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज भी रहेगी। जो बच्चा इस क्रैश कोर्स को ऑप्ट करेगा उसके लिए टेस्ट सीरीज फ्री होगी। इनफैक्ट और जो भी बच्चा ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहता है वो भी वो ले सकता है। ठीक है, और इस टेस्ट सीरीज के अंदर 7 टेस्ट होंगे। ठीक है, वन बैक टू बैक हर वीक के अंदर होगा। और ये पूरा का पूरा जो नया पैटर्न है IOQJS, दैट इज इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन जूनियर साइंस, उसके पैटर्न के ऊपर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, और अगर आपने टैलेंट के बेस के ऊपर इस कोर्स के अंदर एनरोल होना है तो उसका भी एक तरीका है। हर वीडियो के एंड पे मैं आपको 2 क्वेश्चन शेयर करूंगा, उनके आंसर्स और उनके सॉल्यूशंस आप मुझे इस वेव आईडी पे, आप मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। व्हाट इज द मेल आईडी? दैट इज nascgs.vos@gmail.com। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बच्चों, ये जो थ्योरम है ये थ्रू आउट फिजिक्स यूज होती है, थ्रू आउट। सिर्फ एक चैप्टर बेस्ड नहीं है, ये एक कंसेप्ट है। ये एक्चुअल में मैं कह दूं, दिस इज द सोल ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की जान है। और अगर आपने इसकी एप्लीकेशन सीख ली, ठीक है, जो कि विद टाइम आएगी, मतलब मैं एक लेक्चर के अंदर या फिर एक सेशन के अंदर कभी भी इसको कंप्लीट नहीं कर सकता, और इनफैक्ट कोई भी टीचर इसको एक सेशन के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, आपको हल्का सा आइडिया दूंगा इस सेशन के अंदर इस पूरी की पूरी थ्योरम के बारे में। और आप देखोगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे सेशंस आएंगे, तो मैं हर बार इसका यूज आपको करके दिखाऊंगा। तो ऐसे प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा, आपको इस थ्योरम के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो क्या है सर ये थ्योरम जिसके बारे में आप इतना सब कुछ बोल रहे हो? लेट्स सी व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चों, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द थ्योरम। जितनी भी फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लग सकती हैं, उनका सभी का जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? उस बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए देखते हैं, हल्की सी एक डेरिवेशन से इसको जानते हैं और फिर हम देखेंगे कि यार ये जो ऑल फोर्सेस, सर इतना बड़ा शब्द आपने लिख दिया ऑल फोर्सेस, ये तो बहुत ज्यादा फोर्सेस हो सकती हैं, तो आपने तो बड़ा आसानी से लिख दिया ऑल फोर्सेस। देखते हैं बच्चों, लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रही है F। ठीक है, मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और इस फोर्स के लगने के कारण इसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों वो v हो गई। ठीक है, और मान लीजिए ये जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल की है, मान लीजिए वो s है, और इसको यहां तक पहुंचने के लिए लेट्स सपोज बच्चों लग रहा है टाइम t। ठीक, अब हमें पता है बच्चों कि फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू ma, राइट? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। नाउ व्हाट इज एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेशन का मतलब होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v माइनस u अपॉन टाइम, दैट इज t। ठीक है, इस v को मैं कह रहा हूं दिस इज फाइनल वेलोसिटी। ओके, ये जो v है ये क्या है? ये फाइनल वेलोसिटी है। ये u क्या है? ये u है इनिशियल वेलोसिटी। ये u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और बच्चों, ये जो डेरिवेशन में अब आपको बता रहा हूं,
ये डेरिवेशन जो है आपके स्कूल एग्जाम्स के अंदर भी पूछी जा सकती है, तो आप उसके पर्सपेक्टिव में भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और +1 के अंदर इसके ऊपर आप देखना, जब भी आप पहुंचोगे, और उम्मीद करूंगा आप पहुंचोगे, तो वहां पे टीचर्स भी इस पे बहुत फोकस करते हैं, और हर एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। व्हाट इज एक्सेलेरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। पर हम किसके बारे में कंसर्न है बच्चों, हम तो कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ वर्क डन के अंदर। चलिए देखते हैं, तो वर्क डन बाय द फोर्स, चलिए वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स। अब यार आपको पता है बच्चों, जब भी हम वर्क डन बाय द फोर्स फाइंड आउट करना होगा, तो देखिए व्हाट इज द फॉर्मूला, एफ डॉट एस। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज गोइंग टू बी एफ एस कॉस थीटा। अब यार डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रही है, फोर्स भी आगे लग रही है, तो एंगल कितना हो गया, एंगल तो हो गया बच्चों 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, और एंगल 0 डिग्री हो गया तो बच्चों cos 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए वर्क डन बाय द फोर्स इज गोइंग टू बी एफ एस। एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दैट इज एक्सेलेरेशन, राइट। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट को लिखने का एक और तरीका होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। क्या तरीका होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। जब भी बच्चों, जब भी एक पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा हूं, नाउ मार्क माय वर्ड्स एंड पे कंप्लीट अटेंशन, जब भी एक पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा हूं, ठीक है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी और उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी हो, तो उस टाइम पे बच्चों ये फॉर्मूला वैलिड हो जाता है। कंडीशन जो आपकी एक्सेलेरेशन है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, राइट। अब एवरेज वेलोसिटी होती क्या है बच्चों इस केस में, u इनिशियल वेलोसिटी प्लस v फाइनल वेलोसिटी बाय 2, u प्लस v बाय 2, ठीक है, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो जब हम यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर ये सब कुछ पुट करेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस, सो एफ इज m इंटू वी माइनस यू बाय टी इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज u प्लस v बाय 2 इंटू टी। तो देखिए t से t कैंसिल आउट, तो वर्क डन इज कमिंग आउट टू बी m बाय 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस m बाय 2 इंटू यू स्क्वायर। और ये बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज द वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पर सर आपने तो ऊपर लिखा था वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, आपने तो यहाँ पे एक फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट किया। अरे बच्चों अगर एक फोर्स लग रही है तो मैं उसी का वर्क डन कैलकुलेट करूंगा। अब ऐसी कितनी फोर्सेस हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग सकती हैं, तो इनफाइनाइट फोर्सेस हैं बच्चों, बहुत सारी फोर्सेस जो हैं हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग सकती हैं रियल लाइफ के अंदर। तो फिर सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और किस किस का वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना है। तो बच्चों चिंता नहीं करनी है, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आया हूँ, ठीक है। ये है हमारा मेंटोस कंसेप्ट, इसको पहले तो दिमाग में बिठा लो। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस अटेंड किए हैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर, तो आपने पक्का एक नाम सुना होगा, दैट इज फैंटास्टिक 5, ठीक है। फैंटास्टिक 5 के अंदर अगर बच्चों आपको याद हो, मैंने 5 फोर्सेस लिखी थी, दैट इज वेट, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था टेंशन बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग, फिर मैंने आपको बताया था कांटेक्ट फोर्स या फिर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, जो कांटेक्ट के कारण आती है। नेक्स्ट वाज द फ्रिक्शन फोर्स एंड लास्ट वन वाज द, कौन सी थी, जिला दो मन के अंदर मेरे तक आवाज आ जाएगी, जी हाँ बिल्कुल सही, दैट इज द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है बच्चों। अब यार ये जो फैंटास्टिक 5 है बच्चों, ये 80 to 85% प्रॉब्लम्स के अंदर यही फोर्सेस लग रही होती हैं, इसके ऊपर और कोई भी फोर्स नहीं लग रही होती। तो मैंने क्या किया है, फोर्सेस को 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर लिया। एक है एक्सटर्नल फोर्स, सेकंड है कंजर्वेटिव फोर्स एंड थर्ड है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कितनी कैटेगरीज, एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब मैंने ये कैटेगराइज क्यों किया है उसके पीछे भी हम लॉजिक जान लेते हैं, क्योंकि जब तक लॉजिक नहीं पता होगा बच्चों हमें कुछ समझ नहीं आएगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होती हैं बच्चों, उसके कारण हमेशा एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, नो लॉस ऑफ एनर्जी।
ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव के कारण लॉस होगा ही होगा, लॉस ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज बी देयर, हमेशा लॉस होगा, ये नुकसान करने के लिए पैदा हुई है। जो एक्सटर्नल फोर्स है बच्चों, उसके अंदर लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, अब कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं किस किस कैटेगरी में फॉल करती हैं। मेरा मेन जो फोकस है इन फैंटास्टिक 5 के ऊपर है, क्योंकि 80 to 85% प्रॉब्लम्स के अंदर यही फोर्सेस हमें तंग करने वाली हैं। तो मतलब अगर हमने ये चीज़ सीख ली तो 80 to 85% प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो जाएंगी खट से। चलिए अब देखते हैं, अगर मैं बात करता हूँ कंजर्वेटिव के अंदर, अगर आपने ये भी सेशन अटेंड किया है जिसके अंदर स्पेशली मैंने कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बताया था, तो बच्चों आपको पता होगा कि वहाँ पे मैंने दो फोर्सेस रखी थी। कौन कौन सी? एक ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन मतलब वेट, एंड सेकंड वन इज गोइंग टू बी द स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो यानी कि कौन कौन खत्म हो गया? वेट खत्म हो गया यहाँ पे और स्प्रिंग फोर्स खत्म हो गई, बची हैं तीन। अब इनको कैटेगराइज करना है। नॉन कंजर्वेटिव के अंदर बच्चों हमेशा आती है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। तो चलिए फ्रिक्शन फोर्स का काम भी खत्म हो गया, हमें पता चल गया वो कौन सी कैटेगरी में फॉल कर गई, नॉन कंजर्वेटिव की कैटेगरी में। फिर बचती है टेंशन एंड कांटेक्ट फोर्स। तो टेंशन एंड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बच्चों कौन सी कैटेगरी में फॉल कर गई? एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में फॉल कर गई। अब यहां पे मैंने बच्चों एक एक्सटर्नल फोर्स लिख रखी है ड्यू टू एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। अब ये क्या है? मान लो कि आप ब्लॉक को पुश कर रहे हो, तो आप क्या बन गए उस ब्लॉक के लिए? एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो आप फोर्स लगा रहे हो तो दैट फोर्स इज ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो अगर ऐसा भी कुछ दिया हुआ कि अ बॉय इज पुशिंग द ब्लॉक, अ गर्ल इज पुशिंग द ब्लॉक, अ बॉय ट्राइज टू स्टॉप द ब्लॉक, ऐसे कोई भी शब्द होगा तो मतलब ये जो एक्सटर्नल एजेंट है ये भी फोर्स लगा रहा होगा। तो बस आपने इन इन 6 फोर्सेस का, यानी कि टेंशन, कांटेक्ट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, वेट, स्प्रिंग एंड फ्रिक्शन फोर्स, इनका ध्यान रखना है और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। एंड यस, दिस इज द मेंटोस कंसेप्ट, आपके दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम ऊपर पढ़ कर के आए हैं, क्योंकि उसकी अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो वो क्या था? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, राइट? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब बच्चों आपको मैंने समझाया था कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल मतलब अगर वेलोसिटी फाइनल v है तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल क्या हो जाएगी? हाफ एम यू स्क्वायर। चलिए इतना हमारा क्लियर है। अब मैंने आपको बोला था कि जो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस है बच्चों वो 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड है। तो लिख लेते हैं यार, लिख लेते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, CF स्टैंड्स फॉर कंजर्वेटिव, EF स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल फोर्स, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आपको अगर लास्ट सेशन बच्चों याद हो थोड़ा सा ध्यान से, तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? और नहीं याद है तो आप प्लीज वो सेशन रेफर कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम माइनस डेल्टा यू, अच्छा डेल्टा यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज डेल्टा यू। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज डेल्टा यू। जब भी बच्चों डेल्टा आ जाए मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, बस। डेल्टा मतलब चेंज। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस डेल्टा यू को हम सेकंड दूसरी साइड ले जाते हैं इक्वल टू के। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों ये भी क्या है? ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। इसको मैं सेकंड फॉर्म कह देता हूं। अब अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो यहां पे जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों वो तो एक ही है। कौन सी है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो सर मेरे पास है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर ध्यान से देखोगे तो मैं इसी स्टेटमेंट को क्या लिख सकता हूं? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ये आप अपने दिमाग में बिठा लो, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा दिमाग नहीं, इसको तो दिल में बसा लो, क्योंकि दिल में जो लग जाए बात वो कभी नहीं भूली जाती है। ठीक है, हॉल दो, दिल भी तो दिमाग से ऑपरेट होता है। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्लियर है। अब बच्चों अगर मैं कह दूं यहां पे कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो समझ लो, यानी कि ना ही तो टेंशन है, ना ही न्यूटन है, ना ही कांटेक्ट फोर्स है, ना ही एक्सटर्नल फोर्स है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, फर्स्ट थिंग। एंड इफ नो फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट नहीं कर रही है, नो फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है, ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स। तो मैं से कह सकता हूं बच्चों कि उनके द्वारा जो वर्क डन होगा, किसके द्वारा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो, क्योंकि यार जब फोर्स लग ही नहीं रही है। तो सिमिलरली वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो गोइंग टू बी जीरो, क्योंकि वो भी नहीं लग रही है। तो हमारे पास क्या पता बचा बच्चों, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पूरी की पूरी जीरो हो गई, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इज प्लस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब यार ये इनिशियल वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाओ, फाइनल वाली टर्म्स एक साइड पे रख लो, तो हमारे पास क्या आया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बच्चों मैं आपको एक बता दूं, एक टर्म होती है मैकेनिकल एनर्जी। क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्या मतलब होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या मतलब होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज द मतलब ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बस इससे ऊपर बच्चों इसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो आप देखोगे ये क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो मैं लिख दूं यहां पे कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल is equal to mechanical energy initial is equal to mechanical energy final, mechanical energy initial is equal to mechanical energy final। तो अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट को रीड करोगे बच्चों, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, अगर एक सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो जीरो लग रही है, तो डेफिनेटली उनका वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। देन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड, मतलब जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी की। चलिए बच्चों इसकी अब हम जानते हैं एप्लीकेशन, क्योंकि कंसेप्ट कर लिया, कंसेप्ट की अगर एप्लीकेशन नहीं जानी तो हमारे दिमाग में वो नहीं रुकने वाला है। तो मतलब वो सिर्फ ऐसे हो जाएगा कि जैसे हम रट रहे हो, और हमने फिजिक्स रटनी नहीं है, हमने समझनी है, क्योंकि अगर समझेंगे तो बहुत लंबे अरसे तक दिमाग में रहेगी, और अगर रटेंगे तो कल को ही हम भूल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब बच्चों मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, धरती मैया है, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो h हाइट की दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों ये डेफिनेटली वैक्यूम में, किसमें है, वैक्यूम में। अब वैक्यूम में है बच्चों, आपको पता है, तो यहां पे कौन सी फोर्सेस एब्सेंट हो जाएंगी, फ्रिक्शनल फोर्सेस एब्सेंट हो जाएंगी, बिल्कुल सही, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएंगी, एब्सेंट। अब थोड़ा सा सोच करके देखो, अगर इसमें फोर्स देखे कौन सी लग रही है, और सिर्फ एक फोर्स लग रही है जो mg, पर mg तो कंजर्वेटिव फोर्स है, mg कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चली जाती है। अब हमारे पास थ्योरम थी वर्क डन बाय, हमारे पास थ्योरम थी बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब फ्रिक्शन फोर्स तो लग नहीं रही है, तो उसका वर्क डन क्या हो गया, जीरो। बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्स की। एक्सटर्नल फोर्स में तीन थे, टेंशन, कांटेक्ट फोर्स, और या फिर कोई एक्सटर्नल आदमी आकर के कर दे,
तो तीनों वो भी नहीं लग रही हैं, तो यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी क्या हो गया, जीरो। तो जाने कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, नेट फ्रिक्शन फोर्स इज जीरो, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी बच्चों, कंजर्व। अब जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को h हाइट से रिलीज कर दोगे, कितनी हाइट से, h हाइट से रिलीज कर दोगे, तब ये नीचे की तरफ जाएगा जब ये ऑब्जेक्ट, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। क्या डिक्रीज हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और कोई एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। कैसे, देखते हैं। अब यार हमें पता है कि ये इसकी है इनिशियल सिचुएशन, देखिए ये है इसकी इनिशियल सिचुएशन, और जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाला होगा बच्चों, ये है इसकी फाइनल सिचुएशन, ये फाइनली ऐसे, ठीक है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब यार पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए होती है, रेफरेंस लाइन। तो मैं ग्राउंड को अपना मान लेता हूं रेफरेंस लाइन। लास्ट वीडियो को रेफर कर लेना अगर आपको ये चीज समझना है तो। नाउ इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, क्योंकि आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, जीरो हो गई, ठीक है। पर ये कितनी हाइट पे, h हाइट पे, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, mgh, क्योंकि रेफरेंस लाइन से जितनी हाइट होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपने कर दिया रिलीज। अब जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंचने वाला होगा, रेफरेंस लाइन पे पहुंच गया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों, देखो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो जीरो, पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो कितनी स्पीड से वो स्ट्राइक करेगा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। और बच्चों ये तो आपने काइनेमेटिक्स के अंदर भी पढ़ा था। तो यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती चली जाएगी, काइनेटिक के अंदर। और एक इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर, यानी कि इनिशियल और फाइनल के बीच में उसके पास दोनों एनर्जीज मौजूद होंगी, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आज वीडियो के अंदर, मैं तुम्हें उसके ऊपर क्वेश्चंस भी दूंगा, तो आपने उनको डेडिकेटेडली घर पे सॉल्व करना है। चलिए बच्चों, अब बच्चों जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, फिर आज की वीडियो के 2 क्वेश्चंस दूंगा जो आपने सॉल्यूशंस मुझे उस मेल आईडी पे सेंड करने। क्वेश्चन इज, अ लिफ्ट इज मूविंग अप एट अ कांस्टेंट स्पीड। एक लिफ्ट है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे वाली स्टेटमेंट्स को कंसीडर करें। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, ठीक है, पहली स्टेटमेंट। सेकंड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिवेटर इज कांस्टेंट, जो काइनेटिक एनर्जी है एलिवेटर की वो कांस्टेंट है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ लिफ्ट सिस्टम इज कांस्टेंट, जो पोटेंशियल एनर्जी है अर्थ लिफ्ट सिस्टम की वो क्या है, कांस्टेंट। फोर्थ, द एक्सेलेरेशन ऑफ द एलिवेटर इज जीरो, और एक्सेलेरेशन जो है एलिवेटर की जीरो है। एक एक करके हम इन ऑप्शंस को चेक करते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर आएगा। चलिए ये मान लीजिए हमारे पास एक एलिवेटर है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग से डेफिनेटली ऊपर की तरफ खींचा चला जा रहा है। अब यार डेफिनेटली मान लीजिए बॉक्स है जिसका मास m है, तो फोर्स कौन सी लगेगी, mg लगेगी, और ये स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो टेंशन कितनी होगी, t होगी। अब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बच्चों एक चीज तो कंफर्म होगी, एक्सेलेरेशन जीरो, यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू होगी जिसके अंदर उसने बोला था कि एक्सेलेरेशन जीरो होगी, बिल्कुल सही। अब ये टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, ठीक है, और क्योंकि एक्सेलेरेशन जीरो है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg, क्योंकि जितनी फोर्स ऊपर लगेगी उतनी फोर्स नीचे, तो जी हाँ, टेंशन भी क्या है, कांस्टेंट है, वो भी वेरी नहीं कर रही है। फिर अगर मैं देखूं ये एलिवेटर v स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मास है m, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, हाफ mv स्क्वायर। तो जाने कि ये भी हाफ mv स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट, जाने कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, कांस्टेंट। अब हमने बात करनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। ये एलिवेटर, ये ग्राउंड और ये हाइट h। अब यार जैसे जैसे एलिवेटर ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों, h क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और बाय द फॉर्मूला ऑफ mgh तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत, क्योंकि उसने क्या बोला है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, यस इट इज ट्रू।
Kinetic energy of the elevator is constant. Yes, it is true. Acceleration of the elevator is zero. Yes, it is true. The gravitation potential energy of the earth lift system is constant. No, it is not true. हाइट बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो ये स्टेटमेंट कांस्टेंट कैसे हो जाएगी, राइट? सो क्या ऑप्शन है? यस, 1, 2 and 4 आर करेक्ट. सो डी इज द ऑप्शन बच्चा पार्टी. एंड यस, दिस इज अ प्रीवियस ईयर NSEJS क्वेश्चन. आप देख सकते हो कितने आसान क्वेश्चंस वो पूछता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट O. ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, देखिए यहाँ पे इसका मास m है और ये O पॉइंट से सस्पेंड किया हुआ है. इसकी लेंथ l है, ठीक है. When it is displaced by an angle theta, आपने इसको क्या कर दिया? थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर दिया. What is the change in the potential energy of the mass? तो पोटेंशियल एनर्जी जो मास की है उसके अंदर क्या चेंज आएगा, चलिए देखते हैं. मान लीजिए बच्चों ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लगा रखा है, इसका मास m है, ठीक है. फिर आपने क्या किया? इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया. कितने एंगल से? थीटा एंगल से इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया. ये लेंथ आपको दी हुई है l, ठीक है. तो बच्चों ये होगी इसकी इनिशियल सिचुएशन. इनिशियल सिचुएशन देखिए, और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है. और ये होगी यहां पे इसकी फाइनल सिचुएशन. जी हाँ, दिस इज द फाइनल सिचुएशन, ठीक है. ये फाइनल सिचुएशन होगी बच्चों. पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ चाहिए कि कितनी हाइट, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों ये चाहिए कि कितना डेल्टा एच ऊपर गया. अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि कितना ऊपर गया, हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. अब यार अगर मैं यहाँ पे, नो डाउट ये चल करके चाहे ऐसे गए चाहे ये सर्कुलर के ऊपर चल के गया, पर हमें उसकी चिंता नहीं करनी है बच्चों. हमें हमारा टारगेट है डेल्टा एच फाइंड आउट करना. ये टोटल लेंथ इनिशियल तक क्या थी? l थी. ये आप अग्री करोगे बाय, क्योंकि l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे इस ट्राइंगल को कंसीडर करता हूं जिसको मैं शेड कर रहा हूं. देखो a, चलिए इसको मैं कह देता हूं b और इसको मैं कह देता हूं c. अब मैंने क्या किया? c टू b तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. ये लेंथ है l बच्चों, यानी कि ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज. थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया? बेस. तो अगर आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करते हो तो वो किसके इक्वल आएगा? कॉस थीटा के इक्वल. तो यहाँ पे बेस की लेंथ क्या आएगी? दैट इज हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? l. तो ये लेंथ बच्चों कितनी आ गई? l इंटू कॉस थीटा. टोटल लेंथ थी l, ऊपर वाली बची लेंथ l कॉस थीटा. तो बच्चों यहाँ पे चेंज कितना आया? दैट इज l माइनस l कॉस थीटा का आया चेंज, ठीक है. तो सिंपल सी बात है बच्चों, इनिशियल पोजीशन को मैं मान लेता हूँ रेफरेंस लाइन. कितना ऊपर गया? तो यानी कि रेफरेंस लाइन जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो. h हाइट आप ऊपर लेके गए जिसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो l माइनस l कॉस थीटा. इसको मैं कह देता हूं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. हमने फाइंड आउट करनी है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. वो क्या होगी? u फाइनल माइनस u इनिशियल. इनिशियल तो हो गई जीरो क्योंकि रेफरेंस लाइन के ऊपर. फाइनल पे वो कितनी हाइट पे है? l माइनस l कॉस थीटा. तो mg l बाहर निकाल लेता हूं इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. तो डेल्टा u की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉब, एंड दिस इज द आंसर. तो देखिए कौन सी ऑप्शन यहां पे सही है? अरे भैया ए ऑप्शन यहां पे सही है. अगेन दिस इज एन NSEJS क्वेश्चन. ये भी क्या है बच्चों? NSEJS का ही क्वेश्चन है. चलिए, उम्मीद करूंगा आपको कंसेप्ट्स भी समझ आए होंगे, उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे. अब है हमारे क्वेश्चंस जिनके सॉल्यूशंस आपने हमें भेजने हैं अगर आप उस क्रैश कोर्स का पार्ट बनना चाहते हो. व्हाट इज द क्वेश्चन? अ ट्रॉली रन्स फ्रॉम पॉइंट P टू Q. ये पॉइंट देखिए P है, ये पॉइंट Q है, और ट्रॉली जो है P टू Q जा रही है. इस जैसे ये पाथ इस फिगर के लॉन्ग, ठीक है. एट Q इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 50 किलो जूल लेस देन एट P. P पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे 50 किलो जूल लेस है एनर्जी कहां पे? Q पे. एट P द ट्रॉली हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 किलो जूल. यहां पे 5 किलो जूल की काइनेटिक एनर्जी है ट्रॉली के पास P पे. बिटवीन P एंड Q द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज 10 किलो जूल. यहां पे बच्चों रफ है और यहां पे उसने दे रखा है जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है
वो कितना होगा 10 किलो जूल। कहां से कहां तक, P से Q तक। तो आपने बतानी है कि काइनेटिक एनर्जी Q पे कितनी होगी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, तो आराम से आप इसको कर लोगे, अभी समझाया ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम वन रिम ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल। दिस इज द हेमिस्फेरिकल बाउल। यहां से हमने ब्लॉक m को रिलीज कर दिया, इसका रेडियस है r। इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन द ब्लॉक फाइनली स्टॉप्स एट द बॉटम ऑफ द हेमिस्फीयर। देखिए ये जाएगा ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, फ्रिक्शन है, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और फाइनली वो यहां पे रुक जाएगा। देखिए यहां पे फाइनली यहां पे बॉटम पे रुक गया। तो आपने फाइंड आउट करना है व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स, कि कितना काम ग्रेविटेशन फोर्स कर रही है और कितना काम नॉर्मल फोर्स कर रही है, एंड दीज आर द ऑप्शंस। तो बच्चों ये आज के क्वेश्चंस हैं। आप प्लीज इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मुझे nscgs.vos@gmail.com पे भेज दीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का इंतजार करूंगा। कब तक आप ये क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, आप ये क्वेश्चंस बच्चों मुझे ट्यूसडे तक सेंड कर सकते हो, उससे लेट इनके सॉल्यूशंस कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो बच्चों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज जाते जाते लाइक का बटन दबाना मत भूलेगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और आपने जानना है, कुछ स्पेसिफिकली जानना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप अपने डिमांड्स रख सकते हो। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, गॉड ब्लेस यू।